नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल इन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्लास 10th के लिए, 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 5 जो कल तक हमने पढ़ा था। उसी से आगे हम शुरुआत जो है वो इसमें करते हैं। इसमें हम अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में पढ़ रहे थे। उससे आगे कल तक हमने जो पढ़ा था वो है अम्ल क्षार की अवधारणा और उनसे संबंधित कुछ उनके जो सामान्य गुण या उनकी विशेषताएं वगैरह होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब कुछ सामान्य से उपयोग वगैरह जो हैं वो कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। नोट्स वगैरह में ये अवेलेबल हैं, केवल पढ़ के याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। जैसे हम बात करें अलग अलग अम्लों के जो अलग अलग प्रकार से काम में आते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका उपयोग साफ सफाई वगैरह में किया जाता है। बॉयलर या भट्टियां जो आती हैं उनकी आंतरिक सतह की सफाई वगैरह करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। इसके अलावा सिंक है, स्लेटरी है, टॉयलेट एसेसरीज वगैरह जो होती हैं उनको साफ करने के लिए भी इनको काम में लिया जाता है। तो ये सफाई के लिए काम में लेते हैं। इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं जो साफ सफाई के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है HNO3 या फिर नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग भी सफाई वगैरह के लिए करते हैं। इसके अलावा उर्वरक उत्पादन जो है उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक के उत्पादन और इसके अलावा सोना चांदी जो है उनकी सफाई के लिए ये काम में लिया जाता है। फिर तीसरा अम्ल है H2SO4 गंधक का तेजाब जिसको कहते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका कारण है विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग उद्योग हैं उनमें इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें नॉर्मली सेल या बैटरी वगैरह जो आती है कार वगैरह में, उसमें हम कहते हैं कि तेजाब खत्म हो गया, तेजाब डालते हैं। वो जो तेजाब डाला जाता है वो H2SO4 ही होता है। तो सेल या बैटरी वगैरह में ये काम में आता है। इसके अलावा उद्योगों में ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला अम्ल है, इसलिए इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। या औद्योगिक स्तर पर सर्वाधिक खपत इसकी होने के कारण से ये अम्लों का राजा कहा जाता है। और किसी देश की जो विकास अवस्था है, विकासीय अवस्था या GDP जो है उसका आकलन भी सामान्यतः इसके उपभोग के आधार पर किया जाता है। यानी कोई देश जितना ज़्यादा H2SO4 काम में लेता है उसकी औद्योगिक अवस्था जो है या औद्योगिक विकास जो है वो उतना ही अधिक माना जाता है। इसके अलावा आता है एसिटिक अम्ल जो एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, उनको खराब होने से बचाने के लिए। खास तौर से अचार वगैरह जो है उनके अंदर इसे डाला जाता है। तो अचार वगैरह का परिरक्षण या अन्य खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा काठ या काष्ठ जो होती है, लकड़ी जो होती है वो खराब नहीं हो उसके लिए भी उसे साफ सफाई जो है वो की जाती है एसिटिक अम्ल के द्वारा। तो लकड़ी की सफाई वगैरह के लिए भी इसको काम में लेते हैं। फिर हैं कुछ क्षारकों के उपयोग जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। और तो बहुत सारे अम्ल, क्षार या लवण वगैरह पाए जाते हैं, मुख्य जो हैं उनको हम देख रहे हैं। एक क्षारक जो है वो आता है कास्टिक सोडा या फिर NaOH। NaOH जो है ये क्षारकों में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला एक क्षारक है। और विभिन्न प्रकार के साबुन जो हैं उनका निर्माण करने के लिए वसीय अम्लों के साथ में इस क्षारक की आवश्यकता होती है। तो साबुन उद्योग जो है उसमें इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें रेयन वगैरह का उत्पादन करते हैं, या सीधा सा हिंदी में यदि हम यूं कहें साबुन उद्योग, रेशा उद्योग, कागज उद्योग, कांच उद्योग, इनमें इसका उपयोग होता है। दूसरा है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो भी कहा जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक होता है और इसका उपयोग एंटासिड या फिर प्रति अम्ल औषधि के रूप में किया जाता है। ये एक विशेष औषधि होती है जो एसिडिटी को दूर करती है। तो पेट में होने वाली अम्लता या एसिडिटी को दूर करने के लिए ये काम में लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी जो है वो भी कहा जाता है, जो कड़ी वगैरह हम करते हैं, सफ़ेदी करते हैं वो, तो ये सफ़ेदी करने के काम में तो आता ही है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग खेत में जो मृदा होती है उस मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अम्लीय मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस उपजाऊपन को वापस बनाने के लिए CaOH2 जो है उसका छिड़काव करते हैं। फिर हैं कुछ लवण, उनके उपयोग
इसमें एक महत्वपूर्ण लवण आता है कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको चूना भी कहते हैं। इसी का एक दबा हुआ रूप जो जमीन से निकलता है मार्बल या संगमरमर के रूप में, और मार्बल संगमरमर सीधा सा है, फर्श वगैरह बनाने के काम में आता है। सीमेंट निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ये चूना जो है वो सफेदी करने के काम में भी आता है। और लोहे का निष्कर्षण जो करते हैं, भट्टियों से लोहा जो है वो निकालते हैं, अयस्क से लोहे की प्राप्ति, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। वर्तमान में नहीं होता, डिजिटल कैमरे वगैरह चलते हैं, लेकिन पहले जो रील वाले कैमरे होते थे उनमें जो रोल थे उनके ऊपर AgNO3 का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा NH4NO3 या फिर अमोनियम नाइट्रेट, इसका उपयोग विस्फोटक वगैरह के उत्पादन में किया जाता है, या विस्फोटक सामग्री वगैरह जो है वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा K2SO4, Al2SO4, 24H2O, ये है फिटकरी, और फिटकरी का उपयोग जो है वो पानी को शुद्ध करने हेतु किया जाता है। पानी में से रोगाणुओं वगैरह को नष्ट करने के लिए ये काम में ली जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के कुछ उपयोग हैं, इनको छोटे छोटे उपयोग जो है इनको आप ध्यान में रखोगे। तो अम्ल क्षार और लवणों के विभिन्न उपयोग वगैरह पढ़ने के बाद में इसे पाठ में हम अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, और वो अगला टॉपिक है अपना pH स्केल। pH स्केल जो है वो क्या होगा, इसके लिए यदि हम देखें तो जैसे नॉर्मली हम स्केल काम में लेते हैं दूरी को मापने के लिए, जैसे गणित वगैरह में आप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि एक 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए, तो वो 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी, उसका मापन आप कैसे करेंगे, स्केल के द्वारा। या इसी तरह से दूसरी चीज़ों को मापने के लिए भी विभिन्न स्केल, जैसे रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, या फिर टेम्परेचर स्केल जो है वो तापमान वगैरह का मापन करता है। तो अलग अलग पैमाने वगैरह जो वो बनाए हैं। इसी तरह से किसी पदार्थ की प्रकृति का मापन करने के लिए भी एक स्केल विकसित की गई है। पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, या फिर उदासीन होगी, और कितनी अम्लीय या कितनी क्षारीय होगी, उसका मापन करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है सोरेनसन के द्वारा, जिसे कहा जाता है pH स्केल। अब इसमें 2 शब्द हैं, P और H। P का अर्थ यहाँ पर है पोटांज या फिर शक्ति। एक जर्मन शब्द है ये पोटांज, जिसका अर्थ होता है शक्ति या सामर्थ्य। किसी विलयन में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, किसकी, हाइड्रोजन आयनों की। H जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दर्शाई जाती है किसके द्वारा, pH के द्वारा। इसे आधार पर यदि हम देखें तो pH की जो परिभाषा है वो क्या हो गई, किसी विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक -log10 जो है वो क्या कहलाता है, pH कहलाता है। तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक pH कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि pH बराबर क्या होगा, -log_H+। अब यहाँ पर इसे एक दूसरे सूत्र इससे भी दर्शाया जा सकता है। अब इस सूत्र से इसे क्यों दर्शाएंगे, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण यह है कि ये चीज हमने पढ़ी थी कि अम्ल जो है वो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन ज्यादा क्रियाशील होने के कारण से तुरंत क्रिया कर लेते हैं जल से और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन होंगे। तो ये एक ही बात हुई कि हाइड्रोनियम आयनों की ऋणात्मक सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है वो भी pH है। तो इस आधार पर ये दोनों बातें जो हैं वो लागू होती हैं कि pH बराबर या तो है -log10H+ या फिर -log10H3O+। ये pH का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर इसका आकलन वगैरह कैसे करते हैं, एक उदाहरण से यदि हम देखें, शुद्ध पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर होती है। उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो -7 मोल प्रति लीटर ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी। अब इस विलयन में या जल में यदि हाइड्रोजन आयन इतने हैं तो उसकी pH का आकलन कैसे करेंगे, pH = -log10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पर रख दी और -log
को जब हम हल करते हैं और माइनस की घात है तो ये प्लस में आ जाएगी, और 7 log 10 और log को यदि हम हटा दें या लघु गुणक को हटा दें तो pH वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी 7। तो शुद्ध जल की pH जो है वो कितनी होती है 7 होती है। अब ये यहाँ पर यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता -4 हो तो pH 4 आ जाएगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता -10 हो तो वहाँ पर pH जो है वो 10 से आ जाएगी। अब इस आधार पर देखें तो यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि ये pH जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर आधारित है, लेकिन है उससे विपरीत। जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है उसकी pH जो है वो उतनी ही कम होगी। अब इसे हम इस स्केल के थ्रू दर्शा सकते हैं। ये जैसे pH स्केल का एक लाइनर डायग्राम या रेखा चित्र है, जिसमें pH स्केल में जो वैल्यू होती है, जो मापन होते हैं, पाठ्यांक होते हैं, वो होते हैं 0 से लेकर 14 तक। इनका मध्य मान जो है वो है 7, और 7 pH जो है वो उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जिस विलयन की pH, जिस पदार्थ की pH 7 होती है वो उदासीन होता है। जिस पदार्थ की pH 7 से कम हो, 0 से 7 के बीच में 6.9 हो, वो होता है अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में यानी 7 से ऊपर हो तो वो होता है क्षारीय। अब यहाँ पर बीच में इस स्केल के बीच में हमने इस चीज को दर्शा रखा है H+ और OH-। कोई भी पदार्थ जो है उसके जलीय विलयन में हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें प्रोटॉन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो उपस्थित होते हैं। अब ये आयन जो इसमें उपस्थित होते हैं इनकी एक निश्चित सांद्रता होती है। जिस पदार्थ की pH 0 होती है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो सर्वाधिक होती है। ये क्षेत्र यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पर अधिक है। जैसे जैसे हम इस pH स्केल पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, pH का मान जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि pH का मान बढ़ने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो घटती है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है। उदासीन स्थिति में यदि हम देखें तो उदासीन स्थिति में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जो है वो एग्जैक्ट बराबर होती है, जबकि अम्लीय परिस्थिति में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के मान से अधिक होता है, और एक क्षारीय परिस्थिति में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो कम होती है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जो है वो अधिक होती है। अब इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो ध्यान में रखें। जैसे वर्षा जल, शुद्ध वर्षा जल या शुद्ध जल, आशुद्ध जल जो होता है उसकी pH 7 होती है, वो उदासीन होता है। कुछ क्षारीय पदार्थों के उदाहरण यदि हम देखें, जैसे दूध, दही, खट्टे पदार्थ जो हैं, HCl है, H2SO4 है, एसिटिक अम्ल है, जठर रस जो पेट के अंदर उत्पन्न होता है, दूध, दही, नींबू रस, टमाटर, संतरा, ये सारे जो हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय पदार्थों में जैसे NaOH, KOH वगैरह हैं। इसके अलावा हमारा रक्त जो है वो भी हल्का क्षारीय होता है, उसकी pH लगभग 7.4 से 7.8 के बीच में होती है। साबुन का विलयन है, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोक, पेप्सी वगैरह जो हम पीते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एंटासिड, इनो वगैरह जैसी दवाइयाँ जो हम काम में लेते हैं वो भी क्षारीय प्रकृति के होती हैं। अब इस प्रकृति से संबंधित या फिर pH से संबंधित कुछ दैनिक जीवन में उपयोग से संबंधित कुछ अवधारणाएं वगैरह जो हैं उनके बारे में इसमें हम अगले भाग में, इसी भाग में हम पढ़ते हैं। तो pH के कुछ व्यवहारिक उपयोग जो दैनिक जीवन में अपने उपयोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे या उनसे संबंधित अवधारणाएं पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण अवधारणा इसमें आती है अम्लीयता या फिर एसिडिटी। हमारे पेट में कई बार ज़्यादा तेलीय चीज़ें खाने की वजह से, चाय वगैरह ज़्यादा पीने की वजह से, भूखा रहने की वजह से एसिडिटी होने लगती है, जिसे अम्लीयता कहा जाता है। उसका कारण क्या होगा? तो उसके लिए ध्यान में रखें कि हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे आमाशय में संचित होती हैं, और आमाशय में भोजन को पचाने के लिए एक रस स्रावित होता है जिसे कहते हैं जठर रस, और इस जठर रस में एक अम्ल होता है HCl जो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कई बार जठर रस की अम्लीयता जो है वो बढ़ जाती है या जठर रस में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई मात्रा के कारण से ये अम्ल जो है वो खुद आमाशय की या पेट की जो दीवार है उसको जलाने लगता है, उसमें जलन उत्पन्न करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में या पेट में जलन होने लगती है, जलन और दर्द महसूस होने लगता है। इसी को एसिडिटी कहा जाता है। खट्टी डकारें वगैरह जो हैं वो आने लगती हैं। अब इसका उपचार करने के लिए हम इनो वगैरह या जेलुसिल वगैरह जैसे कुछ औषधियाँ काम में लेते हैं, जिनको प्रति अम्ल औषधियाँ कहा जाता है। तो प्रति अम्ल औषधि जो है वो काम में ली जाती है।
ये प्रतिअम्ल औषधि जो है इसमें MgOH2 या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षार है। और कल हमने पढ़ा था अम्ल क्षार के गुणों में कि अम्ल जो हैं वो क्षार को उदासीन कर देते हैं, क्षार जो है वो अम्ल को उदासीन करते हैं। तो पेट में अम्ल की मात्रा यदि बढ़ गई है तो उसे उदासीन करने के लिए हम लेते हैं दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार पेट में जाकर अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, जिससे एसिडिटी का प्रभाव कम हो जाएगा। तो एसिडिटी का सीधा सा कारण है जठर रस की सांद्रता का बढ़ना, और इसके कारण से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो है पेट में होने वाली जलन और दर्द, और उपचार के लिए काम में लेते हैं प्रतिअम्ल औषधि। एक दूसरी और अवधारणा वो है दंत क्षय से संबंधित। हमारे जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक विशेष पदार्थ इनेमेल नामक पदार्थ की एक कठोर परत पाई जाती है। ये इनेमेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत या सबसे कठोर या दृढ़ पदार्थ होता है। अब ये दांत जो है वो हमारे मुंह में स्थित होते हैं, और मुंह की पीएच जो है वो लगभग थोड़ी सी अम्लीय होती है, 6.5 के आसपास होती है सामान्य स्थिति में, यदि हम देखें, यदि मुंह की सफाई वगैरह पूरी तरह से की हुई है तब। लेकिन जब हम भोजन वगैरह को करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और उसके बाद में दांत वगैरह पूरी तरह से साफ वगैरह नहीं किए जाएं, तो दांतों के बीच में फंसे हुए जो कण होते हैं उनके ऊपर जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं, और वो जीवाणु उन भोजन के कणों पर अपनी क्रिया प्रदर्शित करके वहां पर अम्ल उत्पन्न करते हैं, और उस अम्ल के कारण से जो पीएच का मान है वो घटने लगता है, 6.5 से पीएच कम होने लगती है। और जब पीएच 5.5 या उससे और भी कम हो जाए तो उस स्थिति में हमारे मुंह के अंदर दांतों के आसपास का जो वातावरण वो ज्यादा अम्लीय हो जाता है। अब ये अम्लीय वातावरण जो है वो क्या करेगा, ये अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा जो है वो इस इनेमेल का अपघटन करने लगती है, इनेमेल का क्षय करने लगती है। तो अम्ल इनेमेल का क्षय करता है, इसी को दंत क्षय कहते हैं, और इसी के कारण से दांतों में गड्ढे वगैरह हो जाते हैं और सेंसिटिविटी या संवेदना जो है वो उत्पन्न होने लगती है। उपचार इसका कैसे किया जाएगा, सीधा सा है उपचार ये होता है दांतों में फंसे हुए भोजन के कणों वगैरह के कारण से, इसलिए मुंह की साफ सफाई रखना जो है वो इसका उपचार होगा। और इसके लिए जो टूथपेस्ट काम में लेते हैं वो भी कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, ताकि वो मुंह में अम्लीयता के प्रभाव को क्या कर सके, कम कर सके, और दांतों की सुरक्षा कर सके। इसके बाद में तीसरा प्रभाव जो है वो है मृदा उपचार के संदर्भ में। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो हमारे खेतों की मिट्टी जो है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी पीएच लगभग उदासीन होनी चाहिए, लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए। ज़्यादा क्षारीय मिट्टी है वो भी उपजाऊ नहीं होती, ज़्यादा अम्लीय मिट्टी जो है वो भी उपजाऊ नहीं होती। अब खेतों में मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए हम उर्वरक, खाद वगैरह काम में लेते हैं, और खाद या उर्वरक जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो हम खाद डालते हैं तो उसके कारण से मिट्टी की अम्लीयता जो है वो बढ़ जाती है, और मृदा यदि अम्लीय हो जाए तो फिर उसका उपजाऊपन जो है वो कम हो जाता है। लेकिन खाद डालनी भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में खाद भी डालें या उर्वरक का उपयोग भी करें और मिट्टी की अम्लीयता भी नहीं बढ़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए चूने के जो उत्पाद होते हैं, चूने के विभिन्न उत्पाद जैसे बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या CaOH2 बुझा हुआ चूना, या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनको हम खेतों में छिड़कते हैं। इनका छिड़काव यदि करते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो फिर से क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो ये क्षार हैं जो मिट्टी के अम्ल के प्रभाव को कम कर देंगे। इसके अलावा एक और उपयोग जो है दैनिक जीवन में, उसको हम और देखेंगे। दंत से उपचार में कई बार मधुमक्खी, लाल चींटी या कोई मकोड़ा वगैरह यदि हमें काट लेता है, जहरीला कीड़ा हमें काट लेता है, तो उसके कारण से शरीर में जलन होने लगती है। उसका कारण है उस चींटी के दंश में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, और वो शरीर में पहुंचकर जलन उत्पन्न करता है। अब इस फार्मिक अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए सामान्यतः जहाँ पर चींटी वगैरह ने काटा है वहाँ पर यदि हम सोडा, खाने का सोडा जो होता है NaHCO3, इसे पानी में मिलाकर उसमें डुबोया जाए तो उससे राहत मिलती है, जलन वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, और ये दुर्बल अम्ल ये दुर्बल क्षार है। ये दुर्बल क्षार इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। तो दंश के कारण से होने वाली जलन का कारण होता है अम्ल, जो उस कीट के डंक में पाया जाता है, और उसका उपचार करेगा दुर्बल क्षार। इसके अलावा एक और अवधारणा जो है वो ध्यान में रखनी है अम्लीयता से संदर्भित, वो है अम्लीय वर्षा। इसके बारे में कल थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की थी।
अम्लीय वर्षा का कारण जो है वो हमने अम्ल के गुणों वगैरह में पढ़ा था। अम्ल और क्षार के जो गुण हैं वो हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब अधात्विक ऑक्साइड जैसे सल्फर का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, ये हैं, और ये सारे के सारे ऑक्साइड गैसीय रूप में पाए जाते हैं और ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। आज बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण जो है उसके मुख्य घटक ये हैं जो कोयले और पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होते हैं और ये वातावरण में पहुंचकर वायु को प्रदूषित कर देते हैं। अब वायुमंडल में इनकी उपस्थिति जो है इसके कारण से जब बारिश होती है तो ये जल से क्रिया कर लेते हैं और जल से ये क्रिया करके विभिन्न अम्ल बनाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो H2SO4 उत्पन्न करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड HNO3 अम्ल बनाते हैं और कार्बन के ऑक्साइड जो हैं वो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं और ये सारे के सारे अम्ल हैं। इसलिए वर्षा का पानी जो है, वर्षा जल जो है वो भी अम्लीय हो जाता है और इस तरह का वर्षा जल यदि पेड़ पौधों पर, जीवों पर, नदियों वगैरह में गिरता है तो उनको हानि पहुंचाता है, तो ये पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अब इसका हम कोई उपचार नहीं कर सकते हैं, इससे हम केवल बचाव ही कर सकते हैं और वो बचाव है प्रदूषण को कम किया जाए। तो अम्लीय वर्षा का कारण है उसमें पाए जाने वाले प्रदूषक गैसें जो जल से क्रिया करके उसे अम्लीय बना देती हैं और इस अम्ल के प्रभाव को या अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण स्तर जो है उसमें कमी लानी होगी। तो यहाँ पर हमने ये जो अवधारणाएं पढ़ी हैं, अम्लीयता, दंश क्षय, मृदा उपचार, दंश उपचार, उन सब में जो कारण होता है, चाहे एसिडिटी का, चाहे दांतों के अपगठन का, चाहे मृदा की उपजाऊपन को कम करने का, चाहे दंश में जलन, दंश डंक के कारण से होने वाली जलन का कारण है अम्ल और उसका उपचार है दुर्बल क्षार। यानी यहाँ पर उदासीनीकरण की अवधारणा जो है वो काम में करती है। तो उम्मीद है आपने आज ये जो हमने पढ़ाया है इसको ध्यान से देखा होगा। नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको PDF फाइल के रूप में 1-2 दिन में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जल्दी ही। और कोई चीज़ वगैरह यदि ध्यान में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर सीधे पूछ भी सकते हैं कमेंट वगैरह करके अशोक जी को। धन्यवाद।